नमस्कार, मैं रामदास उदासी आपका शिलावैदिक आयुर्वेदा के अंदर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम रोज आयुर्वेद के अंदर में किसी न किसी विषय के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के अंदर में प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। वेद के अंदर में जो प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से आजकल काफी लोगों के अंदर में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद के अंदर में रोग 3 प्रकार के होते हैं और किसी भी रोग के होने के लिए 3 कारण हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। गुरबाणी के अंदर भी गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। तो जो 3 तरीके के ताप बताएं, वात, पित्त और कफ, उसके ऊपर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो वात है, वात शरीर में गैस बनना, पित्त शरीर की गर्मी बढ़ना, और जो किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके अंदर में ये दोनों का एक कारण भी हो सकता है, और ये 2 के मिलने से भी कारण होता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, जिसको त्रिदोष कहते हैं, उसकी वजह से भी ये रोग होता है। पर जब त्रिदोष हो जाता है तो वो साध्य रोगों के अंदर में उसकी गणना की जाती है, और उसके लिए बहुत अनुभवी वैद्य के द्वारा ही वो ठीक हो सकता है या कोई अच्छे डॉक्टर के द्वारा ही ठीक हो सकता है। पर जब दोनों का मिश्रण हो जाए तो वो एक आम रोग के उससे हो सकते हैं। बात होने का जो कारण है उसमें गलत भोजन करना, जैसे कि बेसन है, मैदा है, बारीक आटा है, या बहुत ज़्यादा दालों का सेवन करने से शरीर के अंदर में वात दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार दूषित भोजन, बहुत ज़्यादा मांस मदिरा का सेवन करना, और नाना प्रकार के जो बर्फ से बने हुए पदार्थ होते हैं, आइसक्रीम वगैरह, उनके सेवन करने से जो है वात दोष उत्पन्न होता है। और जिसकी वजह से आलसी जीवन, सूर्य स्नान के सूर्य उगने से पहले ही स्नान करना, आलसी जीवन, सूर्य स्नान और व्यायाम की कमी के कारण पाचन क्रिया जो है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वात दोष का शरीर के अंदर में संचय होने लगता है और वात दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। इन सभी कारणों से पेट के अंदर में नाना प्रकार के रोग, जैसे कब्ज है, गंदी वायु जिसकी गैस बनने लगती है, और यही वायु जो है शरीर में जहाँ भी रुकती है, फंसती है, या यूं कह लीजिए कि टकराती है शरीर के अवयवों से, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और यही दर्द वात दोष कहलाता है। और दूसरे नंबर पे आता है पित्त। तो होने के कारण जो है पित्त दोष का मूल रूप से गलत आहार, जैसे कि चीनी है, नमक है, ज़्यादा मिर्च मसाले का सेवन करना है, नशीली चीज़ों का या नशीली दवाइयों का, या बहुत ज़्यादा दवाइयों का जो केमिकल का प्रभाव होता है, उससे पित्त दोष उत्पन्न हो जाता है। दूषित भोजन, जैसे कि केवल पके हुए भोजन का ही सेवन करने से पित्त दोष उत्पन्न होता है। भोजन में अपक्वाहार, जैसे कि 75 से 80% क्षारीय पदार्थ जो होते हैं वो, और 20 से 25% अम्लीय पक्वाहार पदार्थ होना चाहिए। और जब इसके विपरीत स्थिति हो जाती है तो शरीर में अम्लता बढ़ जाती है, और जिससे पित्त दोष जो है उत्पन्न हो सकता है। और अक्सर पित्त दोष इन्हीं सब कारणों से उत्पन्न होता है। और तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं कफ पे, तो कफ होने का जो कारण है, तेल है, मक्खन है तथा घी है, इनसे जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जो उनको हजम करने के लिए हमारे लिवर को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तथा व्यायाम की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा शरीर में पड़ जाती है। और जब इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगते हैं या इसका जब अभाव होता है, तो पाचन क्रिया जो है वो कम हो जाती है, और पाचन क्रिया की क्षमता से अधिक जब कार्य पाचन क्रिया को करनी पड़ती है, तो पाचन क्रिया जो है वो जल्दी थक जाती है, और जब क्षमता से अधिक मात्रा में चिकनाई वाली वस्तु को हम सेवन करते हैं तो उससे कफ दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण रात के समय में आयुर्वेद के अंदर में बताया गया है कि दूध या दही का सेवन करने से कफ दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए वात, पित्त और कफ के कारण होने वाले जो रोग हैं, जो दोष हैं हमारे शरीर के अंदर में, वो नाना प्रकार के रोग होते हैं। जैसे तो वात के कारण जो होने वाले रोग हैं, जैसे पेटों के अंदर में अफारा है, टांगों में दर्द है, पेट के अंदर में वायु बनना है, गैस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, लकवा, साइटिका, शरीर के अंदर में जो हमारे अंग हैं शरीर के, वो सुन्न हो जाना, स्थिर हो जाना, और कांपने लग जाना, शरीर का फड़कने लग जाना, टेढ़ा हो जाना,
दर्द, नाड़ियों के अंदर में खिंचाव कम सुनाई देना, और ज्वर में वात ज्वर है जैसे शरीर के किसी भी भाग में अचानक दर्द होने लग जाना आदि आदि नाना प्रकार के रोग जो है वात दोष के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। और पित्त के कारण जो होने वाले रोग हैं वो पेट है, छाती है और शरीर आदि में किसी में जलन होने लग जाना, खट्टी डकार आने लग जाना, पित्ती उछलना एक आयुर्वेद के अंदर में रोग होता है जिसको कि एलर्जी कह देते हैं, या खून की कमी है, चमड़ी के नाना प्रकार के रोग हैं, चर्म रोग, फोड़े फुंसी, खुजली, दाल खाज, चंबल, दोष्टप्रण, कुष्ठ रोग, जिगर के रोग, तिरली बढ़ जाना और शरीर के अंदर में कमजोरी आना, गुर्दा तथा हृदय जो है वो कमजोर हो जाना, उनसे संबंधित नाना प्रकार के रोग जो है शरीर को घेर लेते हैं, जो कि बहुत सारे रोग पित्त की वजह से होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि जो कफ है, कफ के कारण जो होने वाले रोग हैं वो बार बार शरीर के अंदर में बलगम निकलना, सर्दी लगना, श्वसन संस्थान संबंधी रोग जैसे कि खांसी है, दमा है, एलर्जी है, सांस का फूलना है, शरीर का फूलना है, मोटापा हो जाना है, जुकाम होना तथा फेफड़ों का टीबी आदि वात से पीड़ित जो रोग की है उनको प्राकृतिक तौर पे अगर ठीक करने की चिकित्सा के उपचार की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर में आहार विहार जो है वो बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। और इसीलिए आयुर्वेद के अंदर में जो है परहेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। आहार चिकित्सा से वात से पीड़ित रोगी को अपने भोजन में रेशेदार भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, जैसे कि बिना पकाया हुआ भोजन, फल, सलाद और जैसे पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। मुनक्का हुआ, अंजीर हुआ, बेर हुआ, अदरक, तुलसी, गाजर, सोयाबीन, सौंफ, छोटी इलायची का सेवन करना, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा जब हम उपयोग करते हैं भोजन में तो जिसके द्वारा जो है वात से संबंधित जो रोग हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि जब शरीर के अंदर में पित्त की जो होती है तो जो रोगी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह के समय में जो लहसुन होती है, लहसुन को बहुत फायदेमंद बताया गया आयुर्वेद में कि लहसुन की 2-4 कलियां रोज खानी चाहिए तथा अपने भोजन में मक्खन का उपयोग जरूर दोपहर को करना चाहिए और इसके फलस्वरूप वात रोग जो है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये हम चर्चा कर रहे थे वात रोग के ऊपर में। और वात रोग में एक चीज़ और भी देखने में आया कि अगर उपवास किया जाए तो उपवास करने से भी वात रोग जो है, वात रोग के जो पीड़ित रोगी हैं उनको जल्दी आराम होता है। कुछ दिनों तक उनको सब्जियों पे या फलों के ऊपर में रखा जाए या उनका रस पिलाया जाए, उपवास रखना चाहिए तथा इसके बाद जो अन्य चिकित्सा करने से बहुत जल्दी आराम होता है और दवाई भी बहुत जल्दी काम करने लग जाती है। जो पित्त से पीड़ित रोगी होते हैं उनका अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करने की बात करें तो उसके अंदर में पित्त रोग से पीड़ित जो रोगी हैं उनको खास करके कुछ बातों के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उनको प्रतिदिन सब्जियों, पित्त रोग से पीड़ित रोगी को भूख ना लग रही हो। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजन तो काफ़ी होता है पर भूख नहीं लगती, जैसे भूख लगनी चाहिए, तो उनका पित्त जो है बढ़ जाता है। और जब पित्त के रोगी को भूख ना लग रही हो तो केवल फलों का रस और सब्जियों का रस ही पीना चाहिए और जो सलाद है उसको अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो इससे भूख जो है खुल जाती है और इसके फलस्वरूप जो रोग है वो जल्दी ठीक होने लग जाता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ होने तक बिना पका हुआ भोजन करना चाहिए। जैसे कि पित्त के रोग से पीड़ित लोगों को बहुत बार देखने में आता है कि वो खट्टी, मसालेदार, नमकीन चीज़ों को खाने से और ज़्यादा पित्त रोग जो है बढ़ जाता है। तो जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मसालेदार सब्जियां हैं, नमकीन चीज़ें हैं और मिठाइयाँ हैं, इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से पित्त रोग जो है और बिगड़ जाता है। और पित्त के बिगड़ने से रोगी को उसको गाजर का रस पीना चाहिए। पित्त के रोगी के लिए गाजर का रस पीना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए जो पित्त के रोगी हैं उनको रोज चाहिए कि सुबह प्रतिदिन सुबह हुआ शाम के समय में कम से कम 1 गिलास गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए। गाजर के रस के अंदर में काफ़ी फायदा होता है। अनार हुआ, मुनक्का हुआ, अंजीर, जामुन, सिंघाड़ा, सौंफ तथा दूब का रस भी पित्त रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पित्त रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय में भी अगर वो लोग
जैसे मैंने बात रोग में बताया कि 2-4 लहसुन की कलियां अगर खाने तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सोयाबीन तथा गाजर इनका जूस जो है वो प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। इससे वात रोग जल्द ही ठीक हो जाता है और पित्त रोग में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। वात और पित्त के मेल से जो रोग होते हैं उनके ऊपर में सोयाबीन और गाजर और लहसुन की 2-4 कलियां अगर खाया जाए तो काफ़ी ठीक हो जाता है। कफ से पीड़ित जो रोगी हैं, जो कफ से रोगी लोग हैं उनको सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा से अगर उनको ठीक होना है तो सबसे पहले जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं, दूषित भोजन है, तली भुनी हुई चीज़ है, उनको परहेज करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए अगर उसका सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के उपयोग से ही कफ रोग में बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव शरीर के अंदर में दिखाई देता है। कफ से पीड़ित रोगी को दूध तथा दही वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से रोगी की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है और कफ रोग जो है वो काफ़ी मात्रा में उत्तेजित हो जाता है। कफ रोग से पीड़ित रोगी को दूध नहीं पीना चाहिए और अगर उसका मन दूध पीने की ओर करता है तो दूध में सोयाबीन डालकर अगर वो सेवन करे, काली मिर्चों को डाल के सेवन करे तो उससे काफ़ी मात्रा में जो कफ की मात्रा बढ़ने की जो स्थिति होती है वो कम हो जाती है। बल तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दूध दही से कफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कफ रोग से पीड़ित रोगी को ताजे आंवलों का रस सुबह प्रतिदिन अगर वो सेवन करे साथ में तो उसको बहुत ज़्यादा उसका फायदा मिलता है, जिसके फलस्वरूप उसका रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। यदि आंवले का रस ना मिल रहा हो किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश, तो जैसे भारत में आंवले की कमी तो नहीं है, पर फिर भी अगर परिस्थितिवश आंवले का रस ना मिल रहा हो तो जैसे सूखे आंवले हैं उनको पंसारी के यहाँ से ला के मुँह में रख के चूसना चाहिए, उससे भी काफ़ी असरदार प्रभाव शरीर के अंदर दिखाई देता है। मुनक्का हुआ, कच्ची पालक हुई, अंजीर हुआ और अमरूद हुआ, इन सब चीज़ों का सेवन से कफ रोगों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अदरक, तुलसी, अंजीर और सोयाबीन का कफ रोग में प्रयोग करने से रोगी को बहुत ही आराम मिलता है। लहसुन के साथ में अगर शहद को मिला के उपयोग किया जाए, लहसुन और शहद को अगर मिलाकर उपयोग किया जाए तो वो भी कफ रोग में काफ़ी लाभदायक होता है और कई बार इसका अच्छा रिजल्ट हमने भी प्राप्त किया, कई लोगों को दिया है और इससे कफ रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। इस तरीके से ये जो आपको आज हम लोगों ने आहार विहार के ऊपर में प्राकृतिक चिकित्सा में आहार से हम कैसे ठीक हो सकते हैं आयुर्वेद के अंदर में, उसका हमने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी सब समझ में आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपको किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। एक कदम आयुर्वेद की ओर।